कॉस्ट कर्व जो हमने कल डिस्कस किए, कॉस्ट कर्व में हमने देखा कि जो कॉस्ट कर्व तकरीबन सेम होते हैं जिस भी मार्केट स्ट्रक्चर में आते हैं। रेवेन्यू कर्व वेरी करते हैं। रेवेन्यू कर्व में हमने टोटल रेवेन्यू, टोटल मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, इन तमाम रेवेन्यू कर्व्स को देखा, जहां से हमने डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर अवेलेबल डिफरेंट रेवेन्यू कर्व्स को एनालाइज किया। ठीक है, तो अब द क्वेश्चन इज दिस, बेटा मुझे कौन है, क्वेश्चन ये है कि अब फर्म किस वक्त इक्विलिब्रियम में होगी, या वो कौन सी कंडीशन है कि जब फर्म अपना प्रॉफिट मैक्सिमम हासिल कर रही होगी। क्योंकि हमने एक बार शुरू में डिस्कस की थी कि रेवेन्यू कर्व और कॉस्ट कर्व को हम लोग फर्म का बिहेवियर एनालाइज करने में और उसका जो लेवल ऑफ प्रॉफिट और लॉस है उसको समझने में यूज करते हैं। तो अब फर्म कितना प्रॉफिट या कितना लॉस ले रही है वो डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट रन के अंदर देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन को। परफेक्ट कंपटीशन की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स या बेसिक assumption थी जो हमने डिस्कस की थी। अब परफेक्ट कंपटीशन का कर्व कैसे होंगे, x y 0। परफेक्ट कंपटीशन के जो मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू कर्व वो एक ही होगा, वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ठीक है, अब फर्म कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करे, फर्म कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करे वो देखने के लिए हम मार्जिनल कॉस्ट कर्व देखते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व जिस लाइन पे इंटरसेप्ट करेगा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को, अपवर्ड स्लोपिंग ऊपर की तरफ उड़ता हुआ मार्जिनल कॉस्ट कर्व जिस पॉइंट पे मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को इंटरसेप्ट करेगा वो पॉइंट जो होगा वो उसका क्वांटिटी का पॉइंट होगा, वो उतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी और यही उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब फर्म को मुनाफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ये देखने के लिए हम उस मुसारिफ कर्व को या उसकी शक्ल को देखते हैं, खत को देखते हैं। तो उसके अंदर एवरेज कॉस्ट कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व अगर प्राइस लाइन या एवरेज रेवेन्यू कर्व के नीचे से कट करेगा तो एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये है एवरेज कॉस्ट कर्व, अब ये है एवरेज रेवेन्यू कर्व और प्राइस लाइन, इससे ये नीचे कट कर रहा है। जिस पॉइंट के नीचे ये कट कर रहा है दैट इज एन कॉस्ट कर्व। ठीक, ये है इसका शेडेड एरिया एबनॉर्मल प्रॉफिट का। अब अगर यही एवरेज कॉस्ट कर्व इस पॉइंट पे टेंजेंट होता, जो ये वाला पॉइंट है, तो ये था नॉर्मल प्रॉफिट। व्हेन प्राइस और एवरेज रेवेन्यू कर्व ग्रेटर होंगे एवरेज कॉस्ट कर्व से तो ये होगा एबनॉर्मल प्रॉफिट। जब एवरेज रेवेन्यू और जो प्राइस वो इक्वल होंगे एवरेज कॉस्ट के तो ये होगा नॉर्मल प्रॉफिट। अगर ये कर्व ऊपर की तरफ मूव कर जाए, ठीक, अब जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो प्राइस से ज्यादा है, यानी कि खर्च जो कॉस्ट है, लागत है, वो कीमत से ज्यादा है। ठीक, तो ये होगा लॉस।
ठीक, ये सारा शेडेड एरिया है लॉस का। अब लॉस आया नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, वो तय करेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व नीचे से कट करता है अगर ये जो कॉस्ट कर्व है ठीक, अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व अगर नीचे से इंटरसेप्ट करेगा, इसको कट करेगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो ये होगा नॉर्मल लॉस। ठीक है, अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो प्राइस से जो है आपकी कम है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्राइस से कम है मगर एवरेज कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो ये है नॉर्मल लॉस। अगर यही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू होगा, टेंजेंट करेगा इस पॉइंट को, तो ये जो है ये आपका होगा एबनॉर्मल लॉस। ठीक, तो ये होगा एबनॉर्मल लॉस। और अगर यही कर्व एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व थोड़ा सा इस लाइन से ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये भी अगर प्राइस से एक्सीड कर जाएगा, तो ये क्लोज डाउन केस है। ठीक, तो ये हो जाएगा क्लोज डाउन केस। तो कैसे कॉस्ट कर्व डिटरमिन कर रहे हैं आपका लेवल ऑफ प्रॉफिट, लेवल ऑफ लॉस, लेवल ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट, लेवल ऑफ एबनॉर्मल लॉस एट क्लोज डाउन शट डाउन केस। तो ये था परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। इसी चीज को अगर हम लोग मोनोपोली या नॉन जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देखें तो सिचुएशन सारी यही होगी, सिर्फ कर्व की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। वो कैसे, हमने इसकी डिटेल डिस्कशन कर ली है, कर्व्स वगैरह क्या है, कैसे डिटरमाइन करते हैं वगैरह वगैरह। अब सिर्फ हमने उसकी एक इंटरप्रिटेशन देखनी है, तो रिप्रेजेंट करना है डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर। ये एवरेज रेवेन्यू कॉस्ट, एक एवरेज रेवेन्यू कर्व देखा था हमने, और ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व देखा था इन मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली या ओलिगोपोली, इस तरह के कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर। अगर कर्व इस तरीके से है तो आप क्या करेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऐसे गुजरेगा, इंटरसेप्ट करता हुआ। हमने कहा है कि जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे के इक्वल होंगे, या जहां पर मार्जिनल कॉस्ट कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता हुआ इसको इंटरसेप्ट करेगा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को, वो पॉइंट होगा इसका क्वांटिटी का पॉइंट। उस पॉइंट के ऊपर फर्म इक्विलिब्रियम में होगी और वो इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी। अब प्राइस जो है वो ऑलवेज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू कर्व, कीमत हमेशा एवरेज रेवेन्यू के बराबर होती है। बात समझ आ रही है? अब उसके लिए हम इसी लाइन को, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की थी, इसी लाइन को हम ऊपर ले जाएंगे। दिस, और ये होगी आपकी प्राइस। ठीक है, क्योंकि प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू।
अब either the firm is earning the profit, loss and which dimension of loss or profit, उसके लिए एवरेज कॉस्ट कर्व डिसाइड करेगा। तो चूंकि एवरेज कॉस्ट कर्व इंटरसेप्ट कर रहा है इसको प्राइस से या एवरेज रेवेन्यू से नीचे, क्योंकि यहां पर एवरेज रेवेन्यू जो है वो ग्रेटर है एवरेज कॉस्ट के, तो दिस इज इंडिकेटिंग द फर्म इज अर्निंग एबनॉर्मल प्रॉफिट बिकॉज द प्राइस इज हायर एंड ग्रेटर देन द कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। ठीक है, ये था आपका। अगर यही कर्व आपका ऊपर चला जाए और इसके बराबर आ जाए तो ये था आपका नॉर्मल प्रॉफिट। यही कर्व अगर ऊपर मूव कर जाएगा तो ये हो जाएगा लॉस। तो जो एवरेज कॉस्ट कर्व की जो मूवमेंट है वो प्रॉफिट या लॉस का लेवल डिसाइड करती है। जैसे जैसे कर्व नीचे आता रहेगा एवरेज कॉस्ट कर्व एवरेज रेवेन्यू से, वैसे वैसे प्रॉफिट की रेशियो बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे ये कर्व ऊपर मूव करता रहेगा प्रॉफिट की रेशियो कम होती रहेगी। इक्वल हो जाएगा तो प्रॉफिट नॉर्मल हो जाएगा, और जब ये ऊपर चला जाएगा एवरेज कॉस्ट कर्व तो प्रॉफिट आपका जो है ना वो खत्म होके लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। और लॉस कौन सा हो रहा है, एबनॉर्मल हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, कौन सा हो रहा है, उसके लिए हम लोग डिसाइड करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व को ये बनाते हैं, प्लॉट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, जहां से हम ये तय करते हैं कि आया प्रॉफिट जो है ये लॉस जो है वो नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, क्लोज डाउन केस है, कौन सा केस है। ठीक, तो मोनोपोली, ओलिगोपोली, डिओपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इन सब के कर्व इसी तरीके से दो बनेंगे। बस फर्क क्या होगा कि जैसे जैसे मोनोपोली से डिओपोली पे जाओगे तो ये कर्व थोड़े फ्लैटर हो जाएंगे। फ्लैटर कहते हैं चपटे, थोड़ा सा तिरछे हो जाना, और इनका गैप कम हो जाएगा। जैसे जैसे आपकी नंबर ऑफ फर्म बढ़ती रहेंगी मार्केट के अंदर, नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे जो ये फर्म है, ये कर्व्स हैं, ये आपके फ्लैटर होते रहेंगे और इनका गैप कम होता रहेगा। ठीक, दिस इज द फंडामेंटल पॉइंट। यहां पर आके आपकी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो खत्म होती है। अब मार्केट स्ट्रक्चर, कंज्यूमर्स बिहेवियर, फर्म बिहेवियर, आपका जो डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी, उसकी बेसिक डेफिनेशंस, हमने माइक्रो को डिटेल के साथ एक टच देने की कोशिश की, ताकि हमने चीजों को, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक टच लेना है आपने कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट आर द फंडामेंटल टॉपिक्स व्हिच वी डिस्कस इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट, and what is the relevancy of the topics from your on social and cultural values। ठीक है, ये वैल्यूज के लिए उसकी आपकी सोसाइटी के साथ ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये चीजें कैसे जो है ना रिलेट करती हैं। यहां तक बात समझ आ रही है। अब हम लोग जो नेक्स्ट डिस्कस करने लगे हैं वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपका जो बुनियादी जो कि वो है टॉपिक वो ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम मजमूई तौर पर ओवरऑल इकोनॉमी को देखते हैं। जब हम कुल की बात करेंगे, एग्रीगेट की बात करेंगे, उस वक्त हम बोलेंगे इट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फंडामेंटल टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के अंदर नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, छोटे मोटे और मतलब पाकिस्तान के इकोनॉमी के इश्यूज वो हमने एनालाइज कर रहे हैं। आपने ये करना है पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे जो रिसेंट है उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट से डाउनलोड करके रीडिंग करनी है उसकी। वो पाकिस्तान की जो करंट इकोनॉमिक पिक्चर है उसकी एक झलक देता है आपको कि जीडीपी कितनी है, इन्फ्लेशन कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही है।
अब कल जो है हम लोगों ने डिस्कस आज करना है नेशनल इनकम को। अब नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम का बेसिक टच देख लीजिए कि the all the goods and services produced in the economy and it multiply with the current prices, the price of that good and services, we are having the national income। या फिर आप ये कह लीजिए कि पूरे कौम की जितनी आमदन है, पूरी कौम की जितनी भी आमदन है वो नेशनल इनकम है। पूरी कौम की आमदन में कैसे पता लगेगा कि जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, जब हम इन तमाम की तमाम फैक्टर्स के रिवार्ड को जमा कर लेंगे आपके पास नेशनल इनकम आ जाएगी। मिसाल के तौर पे लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। लैंड को आप रेंट देते हैं, लेबर को वेज देते हैं, कैपिटल को रेट ऑफ इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट। जब आप इन सब रिवार्ड्स को जमा करेंगे तो आपके पास नेशनल इनकम आ जाएगी। ठीक, अब नेशनल इनकम के जो फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम कहते हैं तसव्वुरात। तसव्वुरात कौन कौन से हैं उसके? जीडीपी, जिसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनआई नेशनल इनकम, पीआई पर्सनल इनकम, डीपीआई डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। ठीक है, एंड फाइनली जीडीपी पर कैपिटा। जीडीपी पर कैपिटा जो कि एक शख्स की कितनी आमदन है, जो टोटल आमदन को अगर हम उसके आबादी पे तकसीम कर देंगे तो पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। ठीक है, जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के एक साल के दौरानिये में, एक साल के दौरानिये में एक मुल्क के अंदर बाउंड्री में कितनी अशिया और खिदमात पैदा की जा रही है, वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक साल के दौरानिये में मुल्क की बाउंड्री के अंदर कितनी अशिया और खिदमात पैदा की जा रही है, वो है जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, जीएनपी में क्या है कि अगर जीडीपी के अंदर आप बाहर से आने वाली आमदन को भी शामिल कर लें, जैसे कि आपके कुछ लोग बाहर गए होंगे दुबई, सऊदीया या किसी और कंट्री के अंदर, वहां से वो रेमिटेंसेस भेजते हैं, या आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की होगी किसी कंट्री के अंदर, वहां से जो मुनाफा मिलता है। इस तरीके से कुछ आमदनें हैं जो एक्सटर्नल सोर्सेज से मिल रही है कंट्री के बाहर से, अगर उसको हम ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा जीएनपी। ठीक है, एनएनपी क्या है? अगर आप जीएनपी में से डेप्रिसिएशन अलाउंसेस को माइनस कर देंगे, जो कि टूट फूट या इखराजात को खत्म कर देंगे, माइनस करेंगे, तो आपके पास आ जाएगी एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल इनकम इंशाल्लाह मंडे को डिस्कस करेंगे। ठीक है।